तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं आईसीसी ने मई महीने के लिए किसे महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा चामरी अट्टापट्टू को। कौन सा महीना? मई महीने की बात कर रहे हैं। तो महिलाओं में तो चुना है चामरी अट्टापट्टू को, ये श्रीलंका की है, और पुरुषों में चुना है गुडाकेश मोती को, ये वेस्ट इंडीज के हैं। वैसे चामरी अट्टापट्टू को दूसरी बार चुना गया है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। इससे पहले सितंबर 2023 में भी इनको चुना गया था। और अभी एक और कारण से इनका नाम न्यूज में था कि 2023 के लिए उन्हें आईसीसी महिला वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फिर से कौन बन गए? अजीत डोभाल बन गए। ये स्टार्टिंग से ही नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हुए 2014 से ही। तो आप कह सकते हो लगातार इनका ये तीसरा साल है, मतलब तीसरी बार बने हैं लगातार। जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो ये भी लगातार तीसरी बार उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। और इनसे एक और पॉइंट ध्यान रख लो आप कि अशोक चक्र के बाद दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले पुलिसकर्मी भी हैं। वैसे हमारे पहले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? 1998 में बने थे, ब्रजेश मिश्रा उनका नाम है। और इस तरह से अजीत डोभाल ये भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। ये ऑप्शन भी ध्यान में रख लो। अमित खरे और तरुण कपूर ये प्रधानमंत्री के सलाहकार एडवाइजर अभी बनाए गए हैं। मैंने इसके लिए अलग से प्रश्न नहीं कराया, यही ऑप्शन में नाम रख दिए थे, तो यही मैंने आपको बता दिया। फिर पूछ रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। और 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर, उनका जन्मदिन होता है 14 जून को। और क्या ऐसा खास किया था उन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। रक्त समूह के खोजकर्ता थे वो। 4 मुख्य रूप से रक्त ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। और इसके लिए उन्हें 1930 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखो ये बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सबको दे सकता है, लेकिन जब लेने की बात आएगी तो ओ नेगेटिव से ही लेगा। उसी तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? सर्वग्राही, जो सबसे ले सकता है, वो ए बी पॉजिटिव है, ये सबसे ले सकता है, लेकिन देने की बात आएगी तो केवल ए बी पॉजिटिव को ही देगा, मतलब सेम ब्लड ग्रुप को ही देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए एग्जाम में आता है ये प्रश्न। और इस बार की थीम क्या है इस डे की? 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, क्योंकि पहली बार इसको 2004 में मनाया गया था ना, 2024 में 20वीं वर्षगांठ है इसकी। फिर पूछ रहे हैं अभी एक बुक है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? तो आर अश्विन की, जो भारत के ऑफ स्पिनर हैं आर अश्विन, और इन्होंने लेखक सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर के ये ऑटोबायोग्राफी अभी लॉन्च की है, जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अभी किसने मुख्यमंत्री मन्नुयिर काप्पोम योजना शुरू की? तो आंसर होगा इसका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तो उन्होंने ही मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये योजना शुरू की है। तो मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। नाइट्रस ऑक्साइड को लिखते हैं N2O। ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा गर्म करती है, और भारत नाइट्रस ऑक्साइड के 11% उत्सर्जन के साथ दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। चाइना 16% उत्सर्जन के साथ पहले स्थान पर है। और अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल ने इसको प्रकाशित किया था, इसको जारी किया डेटा को, और उसके अनुसार इस नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन का जो प्रमुख स्रोत है वो उर्वरक का उपयोग है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी 2024 में G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आंसर होगा इटली। अभी इसका आयोजन हुआ और 2024 में इसका 50वां एडिशन है। कहाँ पे हुआ? इटली के अपुलिया के फसानो शहर में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया इसमें। वैसे भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन हमने गेस्ट कंट्री के रूप में इसमें भाग लिया था। लास्ट टाइम याद रखना 2023 में जापान ने इसको होस्ट किया था। G7 में कौन कौन से देश होते हैं? तो एक ट्रिक से हमने याद किया है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से US, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। इटली में हुआ तो इटली के स्टैटिक भी याद रखना, कैपिटल रोम है,
और यहीं पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है सर्जियो मेट्टारोला। प्रधानमंत्री हैं जॉर्जो मेलोनी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम मुर्सन के नाम पर रखा गया है। ये किस भारतीय राज्य का एक शहर है मुर्सन? तो उत्तर प्रदेश का है। देखो इसको शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस प्रश्न में केवल एक गड्ढे की बात नहीं होगी, 3 गड्ढों की बात हो रही है। तो पहले तो ये याद रखना किस ग्रह, किस प्लेनेट की बात कर रहे हैं। मंगल ग्रह, मार्स प्लेनेट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे एक गड्ढे का नाम मुर्सन क्रेटर रखा है। ये मुर्सन उत्तर प्रदेश का एक शहर है। एक गड्ढे का नाम हिल्सा क्रेटर रखा है। हिल्सा ये बिहार का एक शहर है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले स्टूडेंट के लिए ये आपके लिए नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए स्पेशली हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके स्टेट के एग्जाम में डेफिनेटली ये प्रश्न आएगा। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक और बड़ा गड्ढा है और उसका नाम लाल क्रेटर रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। और ये कौन है? ये भौतिकी रिसर्च प्रयोगशाला यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक हैं। और ये कहाँ पर है? भौतिकी रिसर्च प्रयोगशाला, ये अहमदाबाद गुजरात में है। और ये तीनों गड्ढे मंगल ग्रह पर थॉरस ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए गए। इसमें जो सबसे बड़ा गड्ढा है जिसका नाम हमने लाल क्रेटर रखा, इसका व्यास डायमीटर 65 किलोमीटर है। और बाकी दोनों जो छोटे गड्ढे हैं उनका व्यास 10 किलोमीटर है। और अगर आप जानना चाहो कि इन्हीं शहरों के नाम पे इनके नाम क्यों रखे गए, क्योंकि जो हमने कहा ना भौतिकी रिसर्च प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल भारद्वाज और एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव रंजन भारती। उनके जन्म स्थान है ये, तो उनको सम्मानित करने के लिए उनके जन्म स्थान के नाम पे इन गड्ढों का नाम रखा गया है, ये कारण है। और इन गड्ढों के नाम हमारे ही नाम पे क्यों रखे गए, मतलब भारतीयों के नाम पे ही क्यों? क्योंकि हमने ही उनकी खोज की थी। ये जो भौतिकी रिसर्च प्रयोगशाला है, ये जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, इसके शोधकर्ताओं ने ही, रिसर्चर्स ने ही इसकी खोज की थी 2021 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो भी खास बातें थी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ध्यान में रखना। अब आप अगर कहो कि ये शॉर्ट है क्या, तो भाई ये शॉर्ट ही है। अब जितनी काम की चीज होगी वो तो मेरे को थोड़ा बहुत बताना ही पड़ेगा ना, चाहे रिवीजन वीडियो है। अब मैं ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन बताया आंसर बताया आगे बढ़ जाऊं, तो फिर ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा। वो तो आप क्विज लगा लो, पीडीएफ देख लो, क्वेश्चन आंसर तो वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी से भी बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो फिर से कौन बन गए? प्रमोद कुमार मिश्रा, जिसे आप पीके मिश्रा कहते हो। और लगातार ये इनका दूसरा कार्यकाल है इस पद पर। देखो प्रधानमंत्री जो कार्यालय होता है जिसे आप पीएमओ बोलते हो, उसके प्रमुख यही होते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। वैसे भारत के पहले प्रधान सचिव कौन थे? ये पीएन हक्सर थे, जिन्हें 1973 में प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनके प्रधान सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और ये जो पीके मिश्रा हैं, जो मोदी जी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये 13वें नंबर के प्रधान सचिव हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और उपेंद्र द्विवेदी की बात कर लें तो ये अभी हमारे नए थल सेना प्रमुख बने हैं, 30वें नंबर के, मनोज पांडे की जगह आए। और उसी तरह से अगर पूछे हमारे नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि आर हरि कुमार की जगह आए थे। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? फिलेमोन यांग। और ये किस देश के हैं? कैमरून थे कौन? फिलेमोन यांग। और ये किस देश के हैं? कैमरून के हैं। वैसे अभी 78th सत्र के अध्यक्ष तो डेनिस फ्रांसिस हैं, ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। ये दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कि अभी जून में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सिरिल रामाफोसा, पहले भी यही थे, दूसरी बार ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए हैं। देखो साउथ अफ्रीका की बात करें, इसकी 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया, और लेजिस्लेटिव कैपिटल कैपटाउन, और जुडिशियल कैपिटल ब्लैमफोंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट ये फिर से बन गए सिरिल रामाफोसा। आप जानते हो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला, 1994 में बने थे। ऑप्शन से भी आपको रिवाइज करा दूं, क्लाउडिया शेनबाम मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, अल्ला माय हलीना चाड के प्रधानमंत्री बने, और जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर। फिर पूछ रहे हैं चंद्रयान 1 मिशन के मिशन डायरेक्टर का निधन हो गया, नाम बताओ। श्रीनिवास हेगड़े इनका नाम है। ये 2008 में जो चंद्रयान 1 मिशन था उसके मिशन डायरेक्टर बने थे। और आपको याद है भारत ने चंद्रयान 1 मिशन के तहत चांद पर पानी की खोज की थी। वैसे अभी चंद्रयान 3 बड़ा न्यूज में है, बड़े प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो अभी ये प्रश्न आया था कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा पी वीर मुथुवेल।
वैसे हमारा जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम भी याद रखना, निगार शाह जी है। और मुथैया वनीता ये चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अच्छा, आप यूं बताओ, अभी जो चंद्रयान 3 हमारा मिशन है, ये सफल लैंड किया था चंद्रमा के साउथ पोल पे किस दिन, और उस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहे हैं। और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया जहां पे वो लैंड किया था? चलो वो तो मैं बता रहा हूं, उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। बाकी वो डेट आप बताओ। फिर पूछ रहे अभी 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा श्रुति बोरा। ये एक भारतीय घुड़सवार हैं, श्रुति बोरा। अभी 3 स्टार ग्रैंड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली ये पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। इसका आयोजन स्लोवेनिया के लिपिका में हुआ था। ये रहने वाली कोलकाता की हैं और इनके घोड़े का नाम है मैग्निमस। एक घुड़सवार का और नाम याद रखना, जो अभी घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी थी, नाम है इनका दिव्य कीर्ति सिंह। फिर पूछ रहे हैं अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इस बुक को किसने लिखा है? अल्पना किल्लावाला ने लिखा है। ये आरबीआई में इन्होंने काम किया और वहां पे जो इन्होंने देखा, जो एक्सपीरियंस गेन किया, और वही सब इस बुक में इन्होंने बताया। ऑप्शन में 3 आरबीआई के पूर्व गवर्नरों के नाम हैं। इन्होंने भी बुकें लिखी है, वो मैं आपको बताऊं तो रघुराम राजन, ब्रेकिंग द मोल्ड नाम से बुक लिखी, दुव्वारी सुब्बा राव, जस्ट अ मर्सिनरी, और बिमल जालान फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से बुक लिखी। फिर पूछ रहे अभी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये हमने मनाया 15 जून को। थीम है स्पॉटलाइट ऑन एल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। और देखो, वृद्ध जनों से संबंधित 2 दिवस और हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को होता है। और एक वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वो 21 अगस्त को होता है। और एक प्रश्न मैंने आपसे और पूछा था कि किस राज्य ने ओल्ड एज पेंशन की एज को 60 से घटा के 50 वर्ष कर दिया? तो आंसर होगा झारखंड ने। फिर पूछ रहे फिक्की ने किसे अपना डायरेक्टर जनरल बनाया? तो आंसर होगा ज्योति विज को। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अभी कुछ समय पहले ही फिक्की के नए अध्यक्ष भी बने थे, प्रेसिडेंट। कौन? अनीश शाह। अब डायरेक्टर जनरल बन गई कौन? ज्योति विज। दोनों के नाम याद रखो आप तो। पीके मिश्रा अभी मोदी जी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। संजय नायर एसोचैम के प्रेसिडेंट बने। और एमवी राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 116 है। बात कर रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की, जारी किया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने। भारत 163 देशों की लिस्ट में 116वें स्थान पर है। पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे पे आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, और सबसे लास्ट में यमन देश है। तो ये ध्यान रखना, भारत 116वें स्थान पर है। और इसमें टॉप पे आइसलैंड है, वो आराम से याद रहेगा। पीस यानी कि शांति कब मिलती है? जब हमें ठंडाई मिलती है। अभी गर्मी का मौसम है, कूलर चला लो, एसी चला लो, क्या ठंडाई आती है, आ हा मजा आ गया। वरना तो गर्मी जान निकाल देती है। या यूं याद रख लो, जो ठंडे स्वभाव के लोग रहते हैं वो बड़े शांत रहते हैं। ठंडे मतलब आइस। फिर पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना को नागास्त्र वन की पहली खेप मिल चुकी है। ये क्या है नागास्त्र वन? ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ड्रोन है और इसका पहला बैच भारतीय सेना को मिल चुका है। पहले बैच में 120 ड्रोन मिले हैं। और इन आत्मघाती ड्रोन्स को सेना जो है, हमारी भारतीय सेना, लॉइटरिंग म्यूनिशन कहती है, मतलब सुसाइड ड्रोन्स। किसने बनाया इनको? नागपुर की जो सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यूनिट है, उसने बनाया है। टोटल 480 बनाने हैं। अभी 480 में से 120 आ चुके हैं। इसके रेंज 30 किलोमीटर है और साइलेंट मोड में ये उड़ान भरता है। 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसके कुल वजन की बात करेंगे तो 12 किलो है और ये 2 किलोग्राम तक वॉरहेड, मतलब जो भी गोला बारूद है, वो ले जा सकता है। और इसकी ऑपरेट कितने हाइट पे किया जाता है? 1200 मीटर की हाइट पे ऑपरेट किया जाता है। तो नागास्त्र वन ये ड्रोन है, जरूर याद रखना। प्रश्न में पूछ रहे हैं वैश्विक पवन दिवस, वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जून को। 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड विंड डे। पहली बार 2007 में मनाया था। आपको बताए हमारे रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है भारत का? 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हमें प्रोड्यूस करनी है। और इस 500 गीगावाट में भी विंड एनर्जी का कितना टारगेट है? 140 गीगावाट। वैसे अभी हमारे नए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री कौन बन गए हैं? प्रहलाद जोशी बन गए हैं, याद रखना। इनके पास एक और मंत्रालय है, कौन सा? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रिक से मैं आपको याद करा चुका हूं।
ये जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं वो ट्रिक्स को याद करके बोल रहा हूँ, अपने आप दिमाग में आ रही है और मैं बोलता जा रहा हूँ। तो अगर वो ट्रिकी वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। सारे कैबिनेट मंत्रियों के नाम यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे आपको। फिर पूछ रहे रज पर्व महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में मनाया जाता है। अभी 14 जून को ये मनाया गया था। ये महोत्सव धरती माँ को समर्पित है। इसमें 3 दिनों तक धरती माँ की विशेष पूजा होती है। और उड़ीसा के कुछ और महोत्सव हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया, आप आराम से रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है राजीव तारानाथ, इनका निधन हो गया, इनका संबंध किस से है, तो आंसर होगा सरोद वादक थे ये। 2019 में पद्मश्री और सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, हाल ही में निधन हो गया। फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र पोर्ट बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम पोर्ट। तो कौन सा इंडेक्स है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 है। इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, इसीलिए ये प्रश्न में लेकर के आया। वर्ल्ड बैंक आप जानते ही हो मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, 1944 में स्थापना होती है और अध्यक्ष अजय बंगा है। तो इस इंडेक्स में टॉप 20 में भारत का एकमात्र पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट, जो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इस लिस्ट में वो 19वें स्थान पर है। पहले स्थान पे चाइना का यांगशान पोर्ट है, दूसरे पे ओमान का सलाला पोर्ट है। फिर पूछ रहे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध से बने उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। देखो यहाँ बात क्या कर रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है, तो सुनो इसे थोड़ा सा। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की इंग्लिश में बोलोगे तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23, इसे जारी किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ये सर्वे हर 5 साल में एक बार होता है, तो इस बार हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंजप्शन है व्यय है उसका डेटा आंकड़े बताए जाते हैं। जैसे कि देखो दूध और दूध उत्पादों का कंजप्शन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो हरियाणा टॉप पर है। पेय पदार्थों के मामले में ड्रिंक्स के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो तमिलनाडु। मतलब इनका व्यय कंजप्शन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य कर रहा है ये बात कर रहे हैं। जैसे कि मछली मांस अंडा इनका कंजप्शन सबसे ज्यादा केरल में होता है। परिवहन का उपयोग सबसे ज्यादा केरल में होता है। चिकित्सा व्यय की बात करें तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे तो केरल टॉप पर है और शहरी क्षेत्रों में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है। और ऊपर जो पॉइंट्स हमने पढ़े इसमें ग्रामीण और शहरों में दोनों में टॉप पे, जैसे कि दूध के मामले में ग्रामीण और शहरों में हरियाणा टॉप पर है, तो मैंने हरियाणा बोला। अलग अलग नहीं है ग्रामीण और शहरों का डेटा, दोनों में सेम ही है, तो एक ही राज्य मैंने बताया। लेकिन चिकित्सा में अलग अलग है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में टॉप पर केरल है, शहरी क्षेत्रों में टॉप पर पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ मैंने अलग अलग आपको बताया। ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको बता दिया। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन कौन करेगा, तो इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा। एक्सरसाइज का नाम याद रखना तरंग शक्ति है। अभी वेन्यू वगैरह कोई फाइनल नहीं बताया, इसमें अगस्त में होगा ये बताया। लगभग 10 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2 चरणों में होगा, 2 स्टेज में। पहला चरण दक्षिण भारत में होगा और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में होगा। आप ये याद रखो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। और हमारे 2 चीफ अभी बदल गए हैं। थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, मनोज पांडे की जगह आए। और नेवल चीफ नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए, ये आर हरि कुमार की जगह आए। फिर पूछ रहे प्रेरणा स्थल क्या है, इसका उद्घाटन किसने किया है। उद्घाटन तो उपराष्ट्रपति जी ने कर दिया, जो कि जगदीप धनखड़ हैं। कहाँ पे किया, संसद भवन परिसर में। अब ये है क्या, देखो प्रेरणा स्थल ये वो स्थान है जहाँ पे संसद परिसर के अलग अलग हिस्सों में जो भी प्रतिमाएं हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी की, BR अम्बेडकर जी की, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों भारतीय इतिहास के जो प्रतीकों की जो मूर्तियां हैं, और इन्होंने बता दिया कितनी मूर्तियां, 15 मूर्तियां। इन सभी मूर्तियों को अलग अलग जगह से ला करके एक ही स्थान पर रख दिया गया और उसी स्थान को प्रेरणा स्थल बोला है। समझ में आ गया। फिर पूछ रहे अभी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये मनाया गया 17 जून को। उद्देश्य है मनाने का मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से जुड़े मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। थीम क्या रही, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर हेरिटेज आवर फ्यूचर। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालयों को चुना है, तो आंसर होगा 1। तो अभी यूनेस्को ने प्रतिष्ठित ब्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए दुनिया के टोटल 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों म्यूजियम्स को चुना है, जिसमें से भारत का भी एक है, जिनमें से एक भारत से भी है। कौन सा है, स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय। कहाँ पर है ये, गुजरात के भुज में है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा।
वैसे अभी इनको नॉमिनेट किया गया है, दुनिया से ये 7 म्यूजियम लिए गए, अब इनमें से किसी एक को ये पुरस्कार मिलेगा। अगर भारत वाले को मिल जाता है तो हमारे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, अगर नहीं भी मिलता ना तब भी हम 7 में नॉमिनेट हो गए, दुनिया के 7 संग्रहालयों में नॉमिनेट हो गए तो भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद होगा इस साल यूनेस्को की 46 नंबर का जो सेशन है, जो सत्र है, उसका आयोजन भारत करेगा, याद रखना ये। फिर पूछ रहे भी किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है, तो नाम याद रख लो, सिद्धेश साकरे हैं। ये महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं। एक्चुअली ये सम्मान दुनिया के 10 लोगों को मिला है, जिसमें से भारत से ये एक हैं, तो इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्होंने जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए लागत प्रभावी उपकरण बनाया था, उसी के लिए इनको चुना गया है। फिर पूछ रहे हैं भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा, तो आंसर होगा छठा देश होगा। डीप सी मिशन में आपको पता ही है, समुद्र के अंदर गहराई में हमें जाएंगे, खनिजों की खोज होगी और ओशियन साइंस और समुद्र की बायोडाइवर्सिटी की स्टडी यहाँ पे होगी। इसमें एक समुद्र यान हमने तैयार किया है जिसका नाम मत्स्य यान 6000 है। 6000 से मतलब हो गया 6000 मीटर तक नीचे हम जा सकते हैं। और इसके लिए इसरो ने भी एक टाइटेनियम रूफटॉप तैयार किया है जो समुद्र की गहराई के दबाव को झेलने में मदद करेगा इस यान की। तो भारत छठवां देश है, ये याद रखना। भारत से पहले ये सभी देश जा चुके हैं, मतलब इसे डीप सी मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। फिर पूछ रहे हैं यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, वन लाइनर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में हुआ, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी मिस्र के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांग E7 मिशन में कौन शामिल हुआ, तो बहरीन। तो चांग E7 मिशन आपको पता है, नाम से पता चल रहा होगा, चाइना का मिशन है और इसका मिशन का उद्देश्य है 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज करना। और इस बार इसमें इजिप्ट और बहरीन भी साथ दे रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर के हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाएंगे और इस कैमरे की मदद से चंद्रमा की सतह की संरचना का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। अभी आपको याद होगा चाइना ने चांग E6 मिशन लॉन्च किया था जो कि चांद के दूरस्थ हिस्से पर जाकर वहाँ के मिट्टी वगैरह सैंपल वगैरह लेकर के पृथ्वी पर वापस आया था। वैसे चीन वालों ने कहा कि उनका लक्ष्य है 2030 तक चांद पर इंसानों को उतारना, और हमारा लक्ष्य क्या है, चांद पर इंसानों को उतारने का 2040 का है। हमारा स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 का है, ये दोनों याद रखना। इजिप्ट और बहरीन आए हैं तो स्टैटिक देख लो। इजिप्ट की कैपिटल कायरो होती है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड। और अभी ब्रिक्स में जो 5 नए देश शामिल हुए हैं उसमें इजिप्ट भी है। बाकी चारों के नाम आपको बताने हैं और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ ये नाम भी आपको बताना है। भी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कई बार बताया है। बहरीन की कैपिटल मनामा होती है, करेंसी है बहरीनी दिनार। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किस भारतीय को भी नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा विनोद गनात्रा को। प्रख्यात बाल निर्माता हैं ये विनोद गनात्रा और अभी उनको बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। बाकी देखो नेल्सन मंडेला के बारे में बात करें, आप जानते हो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, 1994 में बने थे। 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिला है। भारत रत्न भी हमने उनको दिया था जो कि हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कब, 1990 में। और एक नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 18 जुलाई को। और ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। याद रखना साउथ अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको रिवाइज करा दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी साल नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 किसे दिया था, एक भारतीय संस्थान है निमहंस, उसको दिया था। याद आया होगा आपको, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सुब्बैया नल्लामुथु को। ये प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं सुब्बैया नल्लामुथु और इनको अभी 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इन्हें कहाँ पे मिला, अभी जो मुंबई में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था वहीं पे। और ये पुरस्कार देता कौन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है। और अभी कैबिनेट मंत्री वाला ट्रिकी वीडियो आपने देखा होगा, तो ये मंत्रालय किसके पास है, तो याद रखना जिनके पास रेल मंत्रालय है, यानी कि अश्विनी वैष्णव के पास। इसमें पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर पूछ रहे
अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। ये महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। 2007 से लेकर 2013 तक उड़ीसा के गवर्नर रहे थे। वैसे ये 2 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्या खास बात है, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इसी साल मार्च के महीने में इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई थी, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बन सकता है। उस बुक का नाम मैं आपको बता दूं, द आर्क ऑफ मेमोरी, माई लाइफ एंड टाइम्स, तो ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरबीआई को। और कौन देता है ये सम्मान, किसने दिया? सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा दिया गया। पिछले साल आपको याद होगा आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। पूछे पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। मुंबई में मुख्यालय है। किस आयोग की सिफारिश पे इसकी गठन हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। तो यहां से आरबीआई के भी सारे स्टैटिक मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय ये कौन सा बन गया? तो आंसर होगा असम। तो याद रखना है सिंपल सा, असम सचिवालय ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बन गया, मुख्यालय या सचिवालय बन गया। एक्चुअली में असम सचिवालय में अभी 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था। मतलब सोलर पैनल लगाए गए हैं और वहां पे जितनी भी बिजली आपूर्ति की जो जरूरतें होती है वो अब इसी से पूरी होगी, सोलर एनर्जी से ही। लागत 12.5 करोड़ रुपए आई है, तो इसे ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। हर साल 16 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में। थीम है डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। एक परिवार से और दिवस याद आएगा आपको, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, वो 15 मई को होता है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल जीता? तो आंसर होगा ली जी जिया ने। ये मलेशिया के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल आयो ओहोरी ने जीता, वो जापान की प्लेयर हैं। ये कहाँ पे हुआ था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व सिकल सेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 जून को। थीम क्या है? प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। सिकल सेल रोग याद रखना, ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है। इसमें जो आरबीसी होती है, वैसे नॉर्मली तो वो उसका आकार गोल रहता है, लेकिन इस रोग में वो हंसी आकार की हो जाती है इस तरह से। और आरबीसी का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाना, लेकिन इस रोग में ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता। वैसे नॉर्मल जो आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है, लेकिन ये जो सिकल सेल वाली जो आरबीसी होती है हंसी आकार वाली, वो 10 से 20 दिनों में मर जाती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना कि भारत का लक्ष्य क्या है सिकल सेल रोग को खत्म करने का? 2047 का है। उस समय आपको एक याद होगा, एक और लक्ष्य है हमारा, पूरी तरह से ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य भी 2047 का है। पिछले साल मोदी जी ने, आपको याद हो तो 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की थी। फिर पूछ रहे अभी किसे धनलक्ष्मी बैंक का MD CEO बनाया गया? अजीत कुमार केके को बनाया गया। ये एक प्राइवेट बैंक है, आपको पता है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा त्रिशूर केरल में। 1 लाइनर न्यूज थी, याद रखेंगे। फिर पूछ रहे अभी समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज, इसको मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा थाईलैंड। और अगर एशिया में बात करोगे तो आप कह सकते हो कि ताइवान और नेपाल के बाद ऐसा करने वाला ये तीसरा देश बन गया है। और इसी साल हमने पढ़ा था एक देश ऐसा भी है जिसने समलैंगिक विवाह को अपराध माना है, वो देश है इराक। देखो, थाईलैंड की कैपिटल होती है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत और प्रधानमंत्री हैं श्रीठा थावेसेन। फिर पूछ रहे हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? 172 हो गई है। पिछले साल 164 हुआ करती थी। तो सिप्री, ये स्वीडन का थिंक टैंक है सिप्री, और इसी ने ये रिपोर्ट में बताया है। इसने बताया कि पूरे विश्व में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और 9 में से आप देखोगे सबसे ज़्यादा रशिया के पास है। मैंने लिस्ट लगा दी है, देख सकते हो कितने हैं, 5580 है, फिर अमेरिका, फिर चाइना। इन 9 में आप देखोगे तो भारत 6ठे स्थान पे आता है, जिसमें 172 हथियार है हमारे पास, परमाणु हथियार है। और आपको याद हो तो सिप्री ने बताया भी था कि 2023 में सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में पहले स्थान पे अमेरिका था, तो भारत 4थे स्थान पे था।
और सिप्री के अनुसार ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, इंपोर्टर कंट्री, ये भारत है। वैसे एक दिवस भी याद रखना परमाणु से संबंधित है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, वो होता है 29 अगस्त को। फिर पूछ रहे हैं साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वे किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो आंसर होगा एस्टोनिया। 27 बॉलों पे उन्होंने सेंचुरी लगा दिया है, किसके खिलाफ? साइप्रस के खिलाफ। वन लाइनर न्यूज थी, बस ध्यान रखना। फिर पूछ रहे मर्सर के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई है। तो अभी मर्सर ने 2024 का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट जारी की और भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बताया गया। पूरे विश्व में मुंबई 136वें 136 नंबर पर है और पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर हांगकांग बताया गया था, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने के लिए सीहे मिशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। इसको चैज मत पढ़ना, इसको सीहे बोला जा रहा है। भाई चाइना का मिशन है तो चाइना वाले से शीहे बोल रहे हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य की देवी। फुल फॉर्म है चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, जिसका उद्देश्य है सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन के न्यू पैटर्न का पता लगाना, ये ध्यान रखना आप। फिर पूछ रहे हैं अभी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। मतलब कर्नाटक सरकार ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर सड़क हादसे में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए उसे बीमा मुआवजे के रूप में दिया जाएगा, लेकिन अगर उसकी मृत्यु बीमारी के कारण होती है तो 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, बीमारी के कारण मृत्यु होगी तो 10 लाख रुपए, एक्सीडेंट होगा तो 1 करोड़ रुपए, इतना सा याद रखो। प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 63 नंबर पर है। इंडेक्स का नाम याद रखना, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत 63 नंबर पर है। लास्ट टाइम भारत 67 पे था, तो इस बार इंप्रूवमेंट हुआ। टॉप देश कौन सा है? तो टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे डेनमार्क और फिर फिनलैंड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? क्लोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना की थी क्लॉस स्वेब ने 1971 में। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये होमवर्क प्रश्न रहेगा आपके लिए कि अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? ये आपको कमेंट करना है आंसर इसका। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड। पहली बार 2001 में मनाया गया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि अभी यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल यानी कि ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। बताइए आंसर क्या है। हिंट मैं आपको दे दूं, ब्रिटेन के वो एक एक्टर हैं। अब बताओ। फिर पूछ रहे उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा सुरमा पाड़ी। और आप कह सकते हो कि उड़ीसा विधानसभा की ये दूसरी महिला अध्यक्ष हैं प्रमिला मलिक के बाद। चलो अब फटाफट से बताओ भी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं ये सारे मैं आपको बता चुका हूं, तो फटाफट इनके उत्तर करते जाओ। फिर पूछ रहे इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा वैसाले सेरेवी। इंडियन रग्बी की पुरुष टीम हो या महिला टीम हो, दोनों के कोच यही हैं। किस देश से हैं ये? तो याद रखना फिजी देश से हैं। बाकी ऑप्शन पे देखो, हरिंदर सिंह इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने, अमोल मजूमदार इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच बने और क्रेग फुलटन ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। फिर पूछ रहे हैं आईसेट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त पहल है? तो आंसर होगा अमेरिका। और अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसकी अभी दूसरी बैठक हुई थी नई दिल्ली में, जिसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने। आईसेट का मतलब होता है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिर पूछ रहे हैं पीएम मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का अभी उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के भी नए कैंपस का उद्घाटन किया मोदी जी ने बिहार के राजगीर में। और याद रखना ये जो नया कैंपस है ये दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते ही हो, जिसकी स्थापना हुई थी 427 ईस्वी ने। 427 ईस्वी में किसने की थी? सम्राट कुमार गुप्त ने, जो गुप्त राजवंश के राजा थे। और ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था।
वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। और आप बताएंगे अरविंद पनगड़िया अभी कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं? 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग, कौन से के? फिर पूछ रहे हैं किसने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए $170 मिलियन का ऋण दिया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके स्टैटिक याद रखना, जैसे कि स्थापना होती है 1966 में और सदस्य देश 68 हैं। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, हेड है इसके मसात्सुको असाकावा। फिर पूछ रहे दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा यूक्रेन ने। मतलब अनमेन्ड सिस्टम फोर्स, इसमें इंसान नहीं होंगे, मतलब सेना में ये इंसानों को नहीं रखेंगे, उनकी जगह ड्रोन्स वगैरह, रोबोट्स, मशीन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ये। और तीनों सेनाओं के लिए इसका इस्तेमाल होगा, मतलब थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सब में। यूक्रेन की कैपिटल कीव होती है, करेंसी है यूक्रेनियन रिवेनिया और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अभी यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन हुआ था, याद रखना कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। फिर पूछ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर होगा थियो जेम्स। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी, और इन्होंने भी ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया है थियो जेम्स को। ये एक ब्रिटिश एक्टर हैं। इसके स्टैटिक देख लो, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के जैसे कि स्थापना होती है 1950 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है फिलिपो ग्रेंडी। करीना कपूर खान, याद है अभी यूनिसेफ इंडिया ने इनको नेशनल एम्बेसडर बनाया था। ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट है। नवाब सलाम का नाम याद रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट बने थे और ये किस देश से हैं? लेबनान से। और फिलेमोन यांग की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 79th सत्र का इनको अध्यक्ष बनाया है, ये कैमरून से हैं। और 78th सेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेनिस फ्रांसिस, वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के हैं। इनके कंट्रीज भी याद रखना क्योंकि इससे प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। ये डेनिस फ्रांसिस वाला ही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस देश से हैं।